हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज है आपका 25 जून और 25 जून को आपका एसएससी फेज़ 12 का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का साथ में फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे, साथ में फोर्थ शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग का बहुत सारा कमेंट भी सेकेंड शिफ्ट के वीडियो में आ रहा था कि थर्ड शिफ्ट का वीडियो कराया जाए, थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने भी जो क्वेश्चन भेजा है उसको हम लोग देखेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि एसएससी फेज़ 12 का एग्ज़ाम कल यानी कि 26 जून तक है। इसके बाद आपका 27 से आपका सीपीयू का एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, तो उन सभी एग्ज़ामों में आपको यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका जो PDF है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्नों से। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने, सबसे पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ। पहला है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोलेजन की ट्रिपल हेलिकल संरचना की खोज किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका गोपाल समुद्रम नारायण रामचंद्रन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोपाल समुद्रम नारायण रामचंद्रन ने सबसे पहले कोलिजन की ट्रिपल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। इसके अलावा इसमें एक ट्रिपल हेलिक्स होता है जिसमें अमीनो एसिड की 2 समान श्रृंखलाएं होती है। इसके अलावा एक अतिरिक्त श्रृंखला भी होती है जो संरचना में थोड़ा भिन्न होता है, यह तंतुमय और आकार में लंबा होता है। इसकी संरचना चतुर्धात्मक होती है और यह मुड़ा हुआ प्रोटीन है जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है जो एक साथ कुंडलित होती है। H बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, जिससे रासायनिक बॉन्ड इस द्वारा स्थिर होता है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप लोग एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आगे आपको एग्ज़ाम देना है किसी भी एग्ज़ाम का, तो 2023 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उनमें से जो प्रमुख एग्ज़ाम था उसका मैंने एक PDF तैयार किया है उन्हीं प्रश्नों को लेकर। और उन्हीं प्रश्नों में कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स जरूर दिया है जो कि आपके एग्ज़ाम में वहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रश्न आपका आया कि पंडित रविशंकर है जो कि किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, तो वाद्ययंत्र से संबंधित सारे भी जितने फैक्ट्स हो सकते हैं उस प्रश्न में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको SSC MTS 2023, 2022 CGL CPU CSL GD के एग्ज़ामों का आपको यहाँ PDF मिलेगा। मात्र 99 रुपये में ये PDF आपको मिलने वाला है। 2 WhatsApp नंबर दिया गया है, दोनों में से आप किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए लेना होगा तो संपर्क कीजिएगा, नहीं तो इग्नोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 चीज़ होता है। एक आपका अगर सबसे पहले आविष्कार का नाम पूछा गया होगा तो हैंस लिपरसिच का राइट आंसर होगा, लेकिन जब बच्चे इस क्वेश्चन बता रहे थे तो उसमें आपका गैलीलियो का नाम ले रहे थे। ठीक है, तो इसका नाम राइट आंसर आपका गैलीलियो होगा। गैलीलियो क्यों होगा, आविष्कार तो सबसे पहले हैंस लिपरसन ने कर दिया था, लेकिन इसका उपयोग जो पहली बार है वो आपका गैलीलियो के द्वारा खगोलीय उद्देश्य के लिए किया गया था। ठीक है, एक काम कर रहे अपवर्तक दूरबीन की शुरुआती डिजाइन हंस लिपरेसे के द्वारा 1608 में बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रहे अगर हैंस लिपरेसे आपका ऑप्शन में है तो उसका राइट आंसर वही होगा, लेकिन नहीं है तब आपका इसका राइट आंसर गैलीलियो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि जून 2023 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये प्रश्न हो सकता है मिस्टेक से आ गया हो, आपसे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष पूछा गया था, ये कन्फर्म है। उसको भी हम लोग अभी वीडियो में देखेंगे। अगर ये नहीं पूछा गया हो फिर भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के तौर पर आप इसको याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जून 2023 तक में आपके विजय सांपला जी थे। ठीक है, विजय सांपला जो क्या, हालांकि ऑप्शन में ये बच्चे आपका इसका आंसर भी बताए थे तो इसलिए हमने इसका नाम मैंने कोई शामिल कर दिया। मैं भी पूछा ही गया हो, कोई कंफर्म तो है नहीं आंसर की, तो अभी आया नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन याद रहे कि जून 2023 तक ही, क्योंकि जुलाई 2023 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इस्तीफा दिया था या इन्हें पद से हटा दिया गया था, जो भी हो, लेकिन विजय जो सांपला है जुलाई 2023 तक ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री किशोर मकवाना। ठीक है, तो उस किशोर मकवाना को ही याद रखिएगा, विजय सांपला को मत याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 56 हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी लैंग्वेज जोड़ा गया था कि मे बी बच्चों के द्वारा बताया तो गया, लेकिन मुझे उतना समझ नहीं आया क्या जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति
अपने पद तक रह सकता है, फिर उपराष्ट्रपति, ऐसा कुछ कुछ था। ठीक है, जो भी लोगों को याद है आपको बताइएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर था आपका अनुच्छेद 56 ही था और राष्ट्रपति के पद से ही संबंधित था। ठीक है, संविधान का जो भाग है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका में आपका अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है और आपका भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है, ये जो कार्यपालिका का जो आपका ये वास्तविक जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा, लेकिन संघ का जो कार्यपालिका जो आपका अध्यक्ष होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक रहे तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 52 है जो कि कहता है भारतीय राज्य के प्रमुख के बारे में, वो सभी सैन्य बलों के लिए सुप्रीम कमांडर के प्रमुख होते हैं, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। साथ में अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति ही देश का पहला नागरिक होगा और राष्ट्र की अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करता रहेगा। ठीक है, कुछ और अनुच्छेद है जैसा कि अनुच्छेद 54 है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 55 आपका राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 56 आपका राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 57 आपका पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 58 आपका राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया था। ठीक है, तो HSRA, ठीक है, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका भगत सिंह होगा। भगत सिंह इसकी स्थापना या इसका गठन करते हैं 1928 में करते हैं। ठीक है, नीचे लिखा ही होगा 1928 में करते हैं। ये एक आपका क्रांतिकारी संगठन था, पहले इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के रूप में जाना जाता था। जिसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सन्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी ने किया था। ठीक है, लेकिन 1928 में इसमें आपका सिर्फ सोशलिस्ट जोड़ दिया गया था और उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था, जिसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भगत सिंह होगा। और भगत सिंह के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो भगत सिंह का जन्म 1907 में लायलपुर पश्चिमी पंजाब भारत, जो कि अब पाकिस्तान में हुआ था। 1923 में उन्होंने लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला भी लिया था। और भगत सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत प्रभावित भी हुए थे। ठीक है, इसके अलावा 1928 में उन्होंने चंद्रशेखर और अन्य लोगों के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी। और आप लोग को मालूम होगा कि भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की भी स्थापना किया गया था, तो ये भी एक एग्जाम में आपका बनता है। तो नौजवान भारत सभा की बात करेंगे तो 1926 में ही आपका भगत सिंह के द्वारा ही ये स्थापना किया जाता है, तो इसको भी आप लोग अलग याद रखिएगा। साथ में आप लोग को मालूम होगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। ठीक है, जब आपका सेफ्टी बिल पर आपका बहस चल रहा था 1929 में 8 अप्रैल का वो दिन था, तभी यह गिरफ्तार हो गए थे। गिरफ्तार तो हुए थे आपका केंद्रीय विधानसभा बम फेंकने के जुर्म में, लेकिन 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दिया गया था। क्यों दिया गया था? बटुकेश्वर दत्त को नहीं दिया गया था, भगत सिंह को दिया गया था, साथ में राजगुरु को और आपका सुखदेव को। किस लिए? ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दिया गया था। जब इनको फांसी दिया गया तो इनका जो उम्र है मात्र 23 वर्ष था। ठीक है, फांसी इनको दिया गया था कि लाहौर में आपका एक ब्रिटिश अधिकारी था सैंडर्स, उसकी हत्या के जुर्म में। ठीक है, ना कि केंद्रीय विधानसभा बम फेंकने के जुर्म में दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, 1929 में फेंकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात संगीतकार पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा, उसका राइट आंसर आपका सितार होगा। हालांकि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मिलता जुलता क्वेश्चन आपका यही था। पंडित रविशंकर की बात करेंगे तो एक भारतीय गुणी सितार वादक थे, संगीतकार थे। वो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रतिवादक बने और दुनिया भर के कई अन्य संगीतकारों को प्रभावित भी किया। रविशंकर को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए 3 ग्रैमी अवार्ड भी इनको मिला था। ठीक है, 1999 में इनको दिया गया था। 1998 में आप लोग को मालूम होगा MS सुब्बालक्ष्मी को मिला था आपका भारत रत्न। MS सुब्बालक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की पहली संगीतकार थी। ठीक है, इसके बाद 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रामन नामक जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है?
तो रावण नामक पुस्तक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका अमीश त्रिपाठी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो पूरा नाम है रावण नामक पुस्तक का, रावण आर्यावर्त का शत्रु। ठीक है, अमीश त्रिपाठी की 7वीं पुस्तक है, अमीश वर्ष की 6ठी पुस्तक है और रामचंद्र श्रृंखला की 3री पुस्तक है। ठीक है, ये रावण के जीवन का वर्णन समय तक करता है जब वो सीता का अपहरण नहीं कर लेता है। ठीक है, पुस्तक 1 जुलाई 2019 को जारी किया गया था, वेस्ट इंडीज के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो राइट आंसर आपका अमीश त्रिपाठी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो क्वेश्चन है आपका ये पंडित रविशंकर वाला पूछा गया था एक्चुअल में, हु इज रिलेटेड टू एनी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर पंडित रविशंकर था। पंडित रविशंकर आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि राइट आंसर था, सितार से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि बीटिंग रिट्रीट समारोह किस तारीख को होता है। तारीख आपसे नहीं पूछा गया था बीटिंग रिट्रीट समारोह कहाँ होता है, जिसका राइट आंसर आपका न्यू दिल्ली दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन में, तो ऑप्शन में न्यू दिल्ली, तो दिल्ली ही इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता कब होता है तो इसका राइट आंसर होता 29 जनवरी। ठीक है, ये गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक होता है और बीटिंग रिट्रीट समारोह हाल ही में विजय चौक दिल्ली पर हुआ है। बीटिंग रिट्रीट राष्ट्रीय गौरव के समारोह के रूप में उभरा है। ये समारोह की शुरुआत 1950 के दशक की शुरुआत में भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स ने की थी और कारगिल विजय दिवस प्रत्येक को 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो कारगिल विजय दिवस को भी याद रखिएगा, बीटिंग रिट्रीट दिवस को भी याद रखिएगा और कब कहाँ होता है इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि किस अनुच्छेद में यह अंतर्निहित है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न शंकाओं व विवादों हेतु उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 71 होगा। अनुच्छेद 71 से पूछा गया था एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपका अनुच्छेद 71 है, 71 है, जो कि किससे संबंधित है, तो आप लोग देख लीजिए। अनुच्छेद 71 के तहत भारतीय संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच एवं निर्णय हेतु उच्चतम न्यायालय अंतिम निर्णय करता होगा। उच्चतम न्यायालय को याद रखिएगा, इसका कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। अगर उच्च न्यायालय रहता तब इसका कहने का मतलब होता हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया मिलिंद पन्हो के लेखक का क्या नाम है। मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है। ठीक है, और इसके लेखक हैं नागसेन, तो इसका राइट आंसर नागसेन होगा। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जो 100 ईसा पूर्व 200 ईस्वी के बीच का माना जाता है। इसमें बौद्ध ऋषि नागसेन और 2री शताब्दी ईसा पूर्व के भारत यूनानी राजा मिनांडर प्रथम, जिसे कि पाली भाषा में मिलिंद के नाम से जाना जाता है, के संवाद का एक संग्रह है। ठीक है, वही पूछा गया था कि मिलिंद पन्हो जो आपका बौद्ध ग्रंथ है, संवाद का जो संग्रह है, वो मिनांडर और किसके बीच है, तो नागसेन के बीच है। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो को बर्मी बौद्ध धर्म में भीत माना जाता है। इसके कुदक निकाय की पुस्तक के भाग के रूप में शामिल किया गया है। और भिक्षु नागसेन सूत्र शीर्षक वाला चीनी पाठ मिलिंद पन्हो के पहले 3 अध्यायों से मेल खाता है। पूर्वी जिन राजवंश के दौरान इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया रानी करना नायक के बारे में। रानी जो करना नायक है 2014 में इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया था, जो कि एक डैश की नृतंगना है, तो इसका राइट आंसर कथक होगा। रानी करना नायक का जो संबंध है आपका कथक से है, तो इसका राइट आंसर आपका कथक होगा। और 2014 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री आपका भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है। ठीक है, उसी प्रकार चौथा आपका पद्मश्री है। साथ में कथक की बात करते हैं तो कथक आपका उत्तर भारत में लोकप्रिय है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना होता है, हालांकि अभी बहुत बार से नहीं पूछा गया है, फिर भी उत्तर भारत में आपका आता है उत्तर प्रदेश, मेन तौर पर आता है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी जगहों पर आपका कथक किया जाता है। उन्हीं से संबंधित है रानी कर्ण नायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया हजारीबाग पठार के बारे में कि हजारीबाग जो पठार है निम्नलिखित में से किस खनिज अयस्क खदान के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर अभ्रक इसका राइट आंसर होगा। अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। इसमें बहुत पतली चादर में विभाजित किया जा सकता है जो सख्त और लचीली होती हैं। भारत में अभ्रक का उत्पादन झारखंड में ही पड़ता है, हजारीबाग पठार। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में होता है। इसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश का स्थान आता है। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार में लगभग 150 किलोमीटर लंबाई और लगभग 22 किलोमीटर चौड़ाई में फैली पट्टी में प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया वियना कन्वेंशन 1988 है, जो कि किससे संबंधित है, तो वियना कन्वेंशन की बात करते हैं तो वियना जो कन्वेंशन था वो आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका ओजोन परत के संरक्षण इसका राइट आंसर होगा। ओजोन परत को क्षरण से बचाने के लिए वियना कन्वेंशन की स्थापना किया गया था। इस समझौते पर पहली बार जो हस्ताक्षर है
22 मार्च 1985 को 28 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। 16 सितंबर 2009 को वियना कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोनों की सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और जिसमें संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली संध्या थी। ठीक है, तो आपका ओजोन परत के संरक्षण संबंधित है, 1988 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा और कुछ मत याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। ठीक है, तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका 77.7% हो जाएगा। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर से तात्पर्य है कि 10 वर्षों की अवधि में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है। ठीक है, यानी कि 2001 का जो जनगणना हुआ था, 2001 की जनगणना से लेकर 2011 तक की जनगणना में जनसंख्या में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो इसका राइट आंसर 17.7% का वृद्धि हुआ। ठीक है, भारत की जनसंख्या के बारे में जनसंख्यक और सामाजिक आर्थिक आंकड़े इकट्ठा करने के लिए हर 10 साल में भारत की जनगणना आयोजित किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा कब होता है, तो इसका राइट आंसर 10 साल होगा। इसके अलावा जनगणना की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे तो 180 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुआ था 2001 से लेकर 2011 तक, और प्रतिशत में बात करेंगे तो 17.64। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं पुरुषों में कितना वृद्धि हुआ, तो पुरुषों में 70.19 हुआ। ठीक है, लगभग ओवरऑल प्रतिशत के बराबर ही, लेकिन महिलाओं की बात करेंगे तो 18.12% हुआ। ठीक है, तो ये कभी पूछा गया नहीं है पुरुष और महिलाओं का, ओवरऑल जो पूछा जाता है आपका भारत का पूछा जाता है। बस अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं याद रखना चाहें तो मत याद रखिए, कोई भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन 77.64 याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये पूछा गया था, तो जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका था हंसराज अहीर। ठीक है, हंसराज अहीर की बात करते हैं, तो हंसराज जो अहीर हैं एक भारतीय राजनीतिज्ञ और आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और वो पहले मोदी सरकार करने का मतलब होता है 2014 में जब आपका मोदी जब सरकार बना था, उसी को पहले मोदी सरकार के नाम जाना जाता है। में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री थे, और वह भारत में 16वीं लोकसभा के पूर्व सदस्य थे, और 11वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा के भी सदस्य रह चुके थे। वो कोयला खनन घोटाले विशेष रूप से WCL में 2.25 को उजागर करने के लिए प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हंसराज अहीर। ठीक है, तो हंसराज अहीर को याद रखिएगा। इसके अलावा एक सांपला कोई थे, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि पाइका जो नृत्य है वो आपका किस राष्ट्र से संबंधित है। हालांकि क्वेश्चन इस प्रकार नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन आपका पूछा गया था 4 ऑप्शन दिए गए थे और आपको बताना था कि इनमें से कौन सा गलत है, तो पाइका नृत्य जो है वो आपका केरला का दे दिया था। ठीक है, वही आपका गलत था और वही आपको छांटना था, क्योंकि पाइका जो नृत्य है वो आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पाइका एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जहाँ कलाकार भाले और ढाल के साथ युद्ध के गठन में उड़ीसा में प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका सत्यजीत राय हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इसमें आपका कहा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य से 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को शिक्षा के अवसर का प्रदान करना था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इस सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जो आगे क्या था तो आप लोग जान लीजिए। और भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था, अनुच्छेद 21A भी शामिल किया गया था। ठीक है, इसी संशोधन के तहत उसमें बताया गया था कि जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे को मौलिक अधिकार बना दिया था। ठीक है, बाकी मौलिक कर्तव्य के विषय में आप लोग जानते होंगे, अनुच्छेद 51 में वर्णित थे। भाग 4A में है पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1972 में जोड़ा गया था, फिर लास्ट में 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के खंड है जो राज्य के अपने नागरिकों को मौलिक दायित्वों को निर्धारित करते हैं। अगला है CCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो CCI के अध्यक्ष की बात करेंगे तो रवनीत कौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा आपका ये रवनीत कौर को भारतीय स्पर्धा आयोग जिसका फुल फॉर्म होता है कि अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। पहले अशोक गुप्ता इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, बाद में रवनीत कौर हुए। इसके अलावा CCI की बात करते हैं तो यह भारत में मुख्य राष्ट्रीय स्पर्धा नियामक है। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया है। यह कॉर्पोरेट मामलों के प्रतिनिधि के अंतर्गत भी आता है। यह स्वास्थ्य बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को भी रोकता है। ठीक है, और यही सब है, बाकी कुछ नहीं है। अगला आपका आया था MLA बनने की योग्यता, यानी कि MLA यानी कि विधायक मतलब विधानसभा का सदस्य। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया था, उन्हीं ऑप्शन में से आपको छांटना था कि उनमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है या नहीं है।
और बाकी 4 ऑप्शन भी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है, हालांकि भेजा गया है लेकिन छोड़िए मिल नहीं रहा है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि विधायक बनने या एमएलए बनने या जो भी हो आपका विधानसभा के सदस्य बनने का योग्यताएं क्या क्या होता है, और बस वही जानिए, बाकी जो गलत है उसको मत जानिए। हाँ मुझे कि मिल गया, लिखा गया था मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सिटीजन ऑफ इंडिया रहेंगे तभी विधायक बन सकेंगे। और लिखा था एज नॉट लेस देन 21 ईयर्स, बिल्कुल सही, 21 छोटे लोग एमएलए विधायक नहीं बनते हैं। अगला लिखा गया था मस्ट बी इंक्लूडेड इन वोटर लिस्ट, ये भी सही है, छोड़िए जो भी सही हो। यहाँ पर देखिए जो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर 21 वर्ष लिखा गया था जो कि आपका गलत था, सॉरी। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार उम्मीदवार को उस राज्य में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए जहाँ का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। उम्मीदवार को भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नो अटेंशन पोस्ट और प्रॉफिट। इसके अलावा उम्मीदवार मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बताया गया है कि यदि कोई विधायक दोषी पाया जाता है और अदालत के द्वारा दोषी ठहराया जाता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन याद रहे जिस आपका कृत्य में या जिस क्राइम में 2 साल का सजा या 2 साल से ज़्यादा का सजा, तभी इसको हटाया जा सकता है, 2 साल से कम की सजा में नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी पूछा गया था। ये आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और आपका है दल बदल विरोधी कानून के बारे में था, तो दल बदल विरोधी कानून की बात करेंगे तो आपसे पूछा गया था कि कौन से अनुसूची जोड़ा गया था, तो इसमें आपका 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 10वीं अनुसूची हो जाएगा। दल बदल कानून को जोड़ा गया था, इसको 1985 में अनुमोदित किया गया था। 1985 में 15 फरवरी के दिन राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। कौन सा संशोधन हुआ था, तो 52वां संशोधन हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें आपका बताया गया था दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों को आयुक्ता से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, ठीक है। और यही पूछा गया था आपका, ठीक है। तो थर्ड शिफ्ट में भी तो लगभग यही सभी क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश भी बताना है क्या? नहीं। तो यही सभी क्वेश्चन है। बाकी 2-4 जो क्वेश्चन है आपका ओबीसी कमीशन हो गया है। बाकी एक भोजा से रिलेटेड कुछ बताया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी रिलेटेड कोई आंसर था, जिसका राइट आंसर था सिटाडेल, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या प्रश्न बना था, जिसका राइट आंसर सिटाडेल था, ठीक है। बाकी एक डीपीएसपी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, स्टेटमेंट बेस्ड था, उसमें बताना था कौन सा आपका गलत है, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन हो सकते थे। तो ये आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन रहा। चलिए हम लोग देखते हैं फोर्थ शिफ्ट के कुछ क्वेश्चनों को जो कि स्टूडेंट को द्वारा भेजा गया है। स्टूडेंट फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा हालांकि कम है, फिर भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। बाकी जैसे जैसे आप लोग बताइएगा तो उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही अस्थायी बंदोबस्त, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा 1793 में लागू हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त को बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने वाली एक समझौता है। यह भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। स्थायी बंदोबस्त ऐसी एक भू राजस्व व्यवस्था थी। इसके अलावा इससे पहले बंगाल और बिहार में पेश किया गया था, बाद में इसे मद्रास वाराणसी में पेश किया गया था। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है, ठीक है। तो अनुच्छेद 37 इसका राइट आंसर था। अनुच्छेद 37 से आपका संबंधित प्रश्न आया था, तो इसका राइट आंसर होगा किससे संबंधित है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है, उससे संबंधित है। 37 के अनुसार इस भाग 3 में निहित उपबंध किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 36 है, इसको भी याद रखिएगा, राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। अनुच्छेद 38 में है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने और उनकी रक्षा करने का प्रयास करता है, क्योंकि यह सामाजिक व्यवस्था जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को अनुप्रमाणित किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर जो 51 तक का है वो आपका डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी आइलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4A में वर्णित है, ठीक है। तो 37 हो गया, 36 हो गया, 38 हो गया, बाकी 39 से लेकर 52 तक या 51 तक अनुच्छेद हम पिछले वीडियो में आपको दिए थे और बताए भी हैं, तो उसको भी आप लोग जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसका संस्थापक था आपका धर्मपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धर्मपाल के द्वारा ही विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था।
ये जो धर्मपाल था वो पाल वंश का शासक था, जिसकी स्थापना गोपाल ने किया था। पाल वंश का स्थापना गोपाल ने किया था और ये गोपाल का ही उत्तराधिकारी था धर्मपाल। और धर्मपाल ही नालंदा में नहीं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका भागलपुर में है, बिहार में, ठीक है, और उसकी स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है। इसके बाद आप लोग को मालूम होगा, देखिए भागलपुर जिले में अंतिचक गाँव के स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो जो लोग भी भागलपुर में हैं और इस गांव से हैं, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पढ़ रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 1193 के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना के द्वारा इसका भी अपहरण कर लिया गया था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जिसकी अभी हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है, उसको रिनोवेट कर, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसका स्थापना आपका कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था 5वीं शताब्दी में। यह महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और यही 12वीं शताब्दी के अंत में, वही 1100 के आसपास, 93 के आसपास बख्तियार खिलजी ने मठ को ध्वस्त कर दिया था, भिक्षुओं को मार डाला और मूल्यवान पुस्तक को जला डाला, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा आपका जला दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय आपका यही बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। कुमारगुप्त के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों बिहार का ही विश्वविद्यालय है और यहाँ पर बौद्ध धर्म का ही पढ़ाई लिखाई जो भी होता हो वो होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि इनमें से कौन मेहर घराने से संबंधित नहीं है, ठीक है। मेहर घराने से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके कंप्यूटर पर दिए गए थे। 4 ऑप्शन कौन कौन सा है उसको एक बार अगर हम देखने का प्रयास करें कि वो 4 ऑप्शन कौन कौन से थे, तो हम पाएंगे कि वो 4 ऑप्शन थे आपका बिस्मिल्लाह खां थे, रविशंकर थे, अन्नपूर्णा देवी थी और आपके अमजद अली खान थे, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर तो आपका बिस्मिल्लाह खां होगा, ठीक है। बाकी रविशंकर आपके संबंधित हैं मेहर घराने से, अन्नपूर्णा देवी भी है, अमजद अली खान भी हैं, तो आपका बिस्मिल्लाह खां इसका राइट आंसर था। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां लिख लीजिएगा। मेहर घराने की बात करते हैं तो यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली है जो भारत के उत्तरी भागों में उत्पन्न हुई है। इसका गठन अलाउद्दीन खान ने मेहर रियासत में किया था। इसके अलावा इस घराने से संबंध रखने वाले प्रमुख संगीतकार रविशंकर हैं, निखिल बनर्जी हैं, सरन रानी हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं, अमजद अली खां हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु की बात करेंगे तो राइट आंसर प्रशांत महासागर होगा। और प्रशांत महासागर ऑप्शन में था, क्वेश्चन का स्वरूप आपका अलग था कि यही मरियाना गर्त आपका इसका राइट आंसर था, जो भी हो, ठीक है। तो मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त इसका राइट आंसर है। बाकी ये मरियाना जो गर्त है प्रशांत महासागर में स्थित है और पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है, ठीक है। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये दुनिया की सबसे गहरी प्राकृतिक गर्त खाई है। ये पानी में पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। मरियाना ट्रेंच की गहराई 11 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि मिली है, ठीक है। तो वाइसराय की उपाधि आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 में से मिला था। आप लोग को मालूम होगा 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। और उसी के बाद आपका 1858 में एक आपका बदलाव किया गया था, जिसे कि भारत सरकार अधिनियम के तहत से हम लोग जानते हैं। और ये जो आपका है भारत सरकार अधिनियम 1818, इसके तहत ही गवर्नर जनरल जो भी था उसको वाइसराय को उपाधि दिया गया था। कैनिंग था, मे बी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। पहला आपका वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि प्राप्त की है और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने थे। उन्होंने राज सचिव का प्रतिनिधित्व किया और कार्यकारी परिषद के द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की, जिसमें सरकार के उच्च अधिकारी शामिल थे, ठीक है। तो 1857 का क्रांति वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। और 1857 के समय जो आपका गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड कैनिंग ही था और वहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे आपके ब्रिटेन के पार्मस्टन थे। और क्या याद रखिएगा, और कहाँ से किसने नेतृत्व किया उसको ये भी आता है, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लाट खां मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, तो इसका राइट आंसर पंचायतन शैली हो जाएगा, ठीक है। लाट खां मंदिर का जो निर्माण है पंचायतन शैली में किया गया है। ये जो मंदिर है कर्नाटक के ऐहोल में स्थित है। एक मूल रूप से 6 से लेकर 12वीं शताब्दी में वैष्णव मंदिर के रूप में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे एक शिवलिंग स्थापित किया गया और यह क्षेत्र में एक स्वतंत्र हिंदू पत्थर मंदिर के निर्माण के शुरुआती प्रयासों में से एक है। मंदिर में एक तीर्थस्थल मंडप हॉल परिक्रमा पथ है, जिसके सामने वाले हॉल में 52 नक्शीदार स्तंभ है। इसका अनूठा डिजाइनर आयताकार से शुरू होकर चौकोर पर समाप्त होता है और जो लकड़ी की वास्तुकला को पत्थर में बदलने की शुरुआती प्रयोग को दर्शाता है। इसमें उत्तर और दक्षिण भारतीय मंदिर डिजाइन में बाद में देखे गए पहले उभरे हुए टावरों में इसमें शामिल, ठीक है। जो भी हो आपका पंचायतन शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आपको इसको याद रखिएगा। ये फर्स्ट जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है बहुत कम लोगों ने भेजा है। फर्स्ट शिफ्ट का हालांकि बच्चे कुछ भेजते नहीं है, कल भी नहीं भेजे थे, आप लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे थे कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को लाया जाए, कहाँ से लाया जाए, कोई भेजेगा ही नहीं तो ठीक है। तो आप लोग का अगर एग्जाम होता है तो आप लोग भी क्वेश्चन को भेजिएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा या व्हाट्सअप नंबर भी हमारा रहता ही आप लोग के पास, तो वहाँ भी आप लोग भेज सकते हैं ठीक है। और क्वेश्चन और पूछा गया था आपका लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक के बारे में, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन ठीक है। तो PDF में डाल देंगे, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक के बारे में पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका होगा सांभर लेक हो जाएगा इसका राइट आंसर। सांभर लेक कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। पहले भी ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, राजस्थान में स्थित है सांभर लेक। तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक आपका है सांभर, तो इसका राइट आंसर होगा सॉरी सांभर इसका राइट आंसर नहीं होगा। चिल्का लेक इसका राइट आंसर होगा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका कि भगवान बुद्ध को तथागत इस नाम से संबोधित किया जाता है ठीक है। पूछा गया होगा आपका कि तथागत जो है किसे संबोधित किया जाता है, तो भगवान बुद्ध को किया जाता है तथागत ठीक है। तो इसका राइट आंसर तथागत जो बोलते हैं वो खुद के आचरण से प्रमाणित करते हैं, जो आचरण से प्रमाणित करते हैं वही बोलते हैं, उसी को तथागत कहा जाता है। और भगवान बुद्ध को ही तथागत कहा जाता है ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। 563 BC में इनका जन्म हुआ था और महापरिनिर्वाण यानी कि इनका जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था ठीक है। इनके त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है ठीक है। और पहला इनके गुरु बने थे अलार कलाम ठीक है। उनको सांख्य दर्शन की शिक्षा उनसे ली थी। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे जिसे उड़ेवेला के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उड़ेवेला में ज्ञान की प्राप्ति के बाद लोग उन्हें तथागत या बुद्ध के नाम से संबोधित किए ठीक है। यही था। और बाकी और भी क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा तो हम लोग PDF में दे देंगे। बाकी आपका 25 प्रश्न पूछा जाता है। 25 में से 90 प्रश्न जो है आपका कोई स्वीटी नामक लड़की है उन्होंने बताया था, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी 4 शिफ्ट का और भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हो सके तो व्हाट्सएप पे या जहाँ भी आप लोग को अच्छा लगे आप लोग शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं। देखिए 4 शिफ्ट का और कुछ क्वेश्चन मिला है उसको भी डिस्कस करते हैं। एक आपका आया था 100 ड्रम फेस्टिवल के बारे में। 100 ड्रम फेस्टिवल ठीक है। 100 ड्रम फेस्टिवल जो है वो आपका कहाँ मनाया जाता है ठीक है। तो 100 ड्रम फेस्टिवल की बात करेंगे तो मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय इसका राइट आंसर होगा 100 ड्रम। उसको हम PDF में शामिल कर देंगे, इसके लिए चिंता मत लीजिएगा ठीक है। ये आपका वांगला जो फेस्टिवल है, वांगला, उसी को हम लोग 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम जानते हैं। मेघालय मनाया जाता है और यही पूछा गया होगा, कुछ नहीं पूछा गया होगा। एक क्वेश्चन आपका PM विरासत स्कीम से था। ये 100 ड्रम वाला और ये PM विरासत स्कीम वाला दोनों क्वेश्चन आपका है 4th शिफ्ट का ठीक है। तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन अल्पसंख्यक और कारीगर समुदाय की कौशल उद्यमिता और नेतृत्व प्रशिक्षण आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने वाली मंत्रालय की एक कौशल पहल है। बाकी और क्या पूछा गया होगा, इसका मंत्रालय में भी पूछा गया हो ठीक है। तो मंत्रालय इसका राइट मंत्रालय पूछा गया था ठीक है। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था ठीक है। तो इसको भी आप लोग सही कर लीजिएगा, कब शुरू किया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ठीक है। मंत्रालय पूछा गया था, कन्फर्म है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी PDF इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक दिया गया, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हाँ, अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।